हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि अब इसी चैनल पर आपको मिलेंगे दो कंटेंट। बायोलॉजी तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है मैडम की वजह से, और अब जो सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करने वाला सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिजिक्स। तो आज से कोशिश करेंगे, चलो भाई फिजिक्स को भी देखा जाए, उसमें क्या परेशानी आ रही है उसको भी दूर किया जाए। तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया रेमेडी मैंने सोची है कि हम चैप्टर वाइज डेली के डेली 20 MCQ को यहां पर लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हर एमसीक्यू का। अगर फिर भी कोई एमसीक्यू अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई हम एमसीक्यू को इतना प्रीफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा एमसीक्यू ही हमारे 12 नंबर के आते हैं किसमें, बोर्ड के एग्जाम में। और यही वो चीज होती है जिसमें हमारे सामने तो ऑप्शन होता है कि यही आंसर सही है, लेकिन हमारे पास ये लॉजिक नहीं हो पाता कभी कभी कि इसमें से कौन सा हम ऑप्ट करें और कौन से पे टिक लगाएं। चलिए इन सारी समस्याओं को दूर करते हैं और आज से चैप्टर शुरू करते हैं बिना टाइम जाए हुए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो वही पहला क्वेश्चन हमारे बीच में ये आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, टिक करें और चेक करें कि आपने वही आंसर टिक किया है जो मैंने किया है। चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज। एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी कब? तो हम सब लोग जानते हैं एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज बेटा तभी होती है जब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो चारों में से देखते हैं कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पहले ऑप्शन दे रखा है गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट। वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी की यूनिट क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इधर और F इधर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले आया और F को पहुंचाया मैंने इधर और आ गया मेरा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहीं से आपको आंसर पता चल जाना है। देखो ऊपर दो Q आ रहे हैं, कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें Q कूलम का स्क्वायर हो? तो हाँ, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, बट दोनों में से कौन सा सही होगा? तो हमें देखना है कि यहां पर एक फोर्स नीचे आ रहा है, एक फोर्स मतलब न्यूटन। तो इस वाले ऑप्शन में दो आ रहे नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। सही हमारा जवाब कौन सा होगा? ये वाला, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन। इनमें से कौन सी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है फील्ड लाइन की? याद रखना ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करता है क्योंकि यहाँ पे लगा है नॉट। और बच्चे आप क्या, जब आप पेपर में जाते हैं तो आप नॉट को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं और वहीं हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, वो कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। सेकंड, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। 10th क्लास से पढ़ते चले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्रॉस नहीं करती है, उसी तरह बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हमारी क्रॉस नहीं करती है। द नेक्स्ट, फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात, याद करो जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो प्लस Q चार्ज से हमारी फील्ड लाइन बाहर निकलती है और माइनस Q चार्ज से फील्ड लाइन अंदर आती है माइनस Q चार्ज पर। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, बट हमें तो नॉट पता करना है। तो नॉट कौन सा होगा? दे फॉर्म क्लोज लूप। बिल्कुल, यहां में एक कॉन्सेप्ट से जुड़ी बात समझ आ रहा हूं आपको कि दो लाइन होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें और अगर चाहें तो आप इसको कहीं अपनी कॉपी पर नोट भी कर लें। अगला, गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, तो याद रखना गॉस लॉ केवल वैलिड होता है हमारा एनी क्लोज सरफेस के लिए। चलिए चेक करिए आपने कितने सही किए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर कुछ फिगर वगैरह दे रखे हैं। इन फिगर को देखकर अक्सर करके हम डर जाते हैं। इसमें बच्चों हमने कोशिश करी है कि एनसीईआरटी को भी कवर किया जाए, तो एनसीईआरटी के भी कई एग्जाम्पल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो भाई ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज ए बी एज शोन इन फिगर। इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कौन सा सही है। तो पहले हम अपनी कोशिश करते हैं कि भाई यहां से फिगर से हमें क्या क्या कंटेंट मिल रहा है। देखो यहाँ पर एक ए बॉडी दे रखी है यानी चार्ज ही होगा, तो इसमें कितनी फील्ड लाइन बाहर निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माने ए के पास 12 फील्ड लाइन है। बी के पास चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी बी के पास 10 है, तो इसका मतलब ए बड़ा है। तो कहीं देखो ऑप्शन में कहीं ए बड़ा दिख रहा है, हाँ एक ऑप्शन में दिख रहा है साहब, ए बड़ा यहाँ पर है और एक ए बड़ा यहाँ पर है। तो मतलब इन, अच्छा एक और है, ए बड़ा यहाँ पर भी हो रहा है। अब इन तीनों में से एक सही होगा हमारा, कौन सा सही होगा? ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। बिल्कुल सही बात, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, अभी मैंने आपको समझाया, और नेगेटिव चार्ज पर हमारी फील्ड लाइन अंदर आती है। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन एयर इज रिप्लेस, ध्यान से सुनना, व्हेन एयर इज रिप्लेस बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझने की कोशिश करो। एफ डैश बराबर एफ एयर अपॉन होता है के, where k is the dielectric constant. If the value of k increases, then हमारा जो f है वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब सामने ही ऑप्शन दिख रहा है, डिक्रीजेस k टाइम्स। कौन? जो नया फोर्स निकल के आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम? k टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी समझते हैं, आसानी से करिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको 4 फिगर दे रखी हैं। पहली फिगर हमको कुछ इस तरीके से दे रखी है, हमसे कहा गया है अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, चारों ही फिगर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाई, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सही दिख रहा है? तो भाई देखो पहला फिगर ही देख लो, पहले फिगर में देखो ये है पॉजिटिव चार्ज और इससे फील्ड लाइन बाहर निकलनी चाहिए, बिल्कुल निकलनी है साहब। दूसरा, इससे निकलने के बाद ये फील्ड लाइन किस पे जानी है? इस स्फीयर पे जानी है, कंडक्टिंग स्फीयर पे, और फिर यहां से भी हमारी आउटवर्ड जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये सही होगा। बाद बाकी इनको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, फील्ड लाइन जा रही है और इधर भी फील्ड लाइन इसी पर आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड लाइन या तो आ सकती है या उससे जा सकती है, बिकॉज द टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इन वाले फिगर में देखो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर बी परपेंडिकुलर फॉर अ डिस्टेंस चार्जेस। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिगर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो ये एनसीईआरटी से लिया हुआ एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। हमको एनसीईआरटी भी समझ के जानी है, क्योंकि बोर्ड में बहुत कहा जाता है कि एनसीईआरटी से चीजें आती रहती हैं। तो भाई यहाँ पर 4 फिगर, 1 2 3 4, और चारों में हमसे पूछा क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और हम वो हमारा एरिया डिपेंडेंट होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एक जो फिगर ए है उसमें भी चार्ज अंदर है, फिगर बी है उसमें भी चार्ज अंदर है, सी है उसमें भी चार्ज अंदर है, और डी है उसमें भी चार्ज अंदर है, और हमको चार्ज ही अंदर चाहिए। और क्या चाहिए? तो भाई इसका आंसर होगा डी। डी इज द सेम फॉर ऑल फिगर, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों के चारों हमारे फिगर के लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात होती है बच्चों फिजिक्स में कि हम लोग जितना लैंग्वेज को पकड़ेंगे उतना हमारा आंसर पकड़ में आएगा, ठीक है। तो इसकी भी लैंग्वेज को पकड़ना है, और मैं कोशिश करवाता हूं कि आप लैंग्वेज ओरिएंटेड बने। कह रहा है, अ हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। मतलब अब सब लोगों को पहले तो हेमीस्फीयर से मिलना पड़ेगा। ये रहा भैया हमारा हेमीस्फीयर, सब लोग जानते हैं। अब ऊपर की तरफ क्या है? ये हिस्सा क्या है? ये डायमीटर वाला हिस्सा है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा चार्ज हो रहा है इस पर? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन कैसे निकलती है? हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। और अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या हो रहा है? डायमीटर के परपेंडिकुलर निकल रही है। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और फिगर आ गई, इसको भी देखते हैं। ये भी है बच्चों एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रखे जा रहे हैं। डेली 20 करेंगे, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, और एमसीक्यू से जो डर है आपका फिजिक्स में वो सब निकल जाना है। नेक्स्ट, द फिगर शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल पी इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है?
अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं पहले कुछ बातें आपको बता दूं। आपको ये पता होगा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी प्लस क्यू चार्ज को रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इसी में एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इस पर एक फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बट इस वाले क्वेश्चन में सिंगल चार्ज नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास है वो है डाइपोल। डाइपोल सब लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो मन में उसकी डेफिनेशन गुनगुनाएं। क्या डेफिनेशन है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो, तो यहां पर एक डाइपोल लग दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको क्या गौर करना है? हमको ये गौर करना है कि यहां पर जो फील्ड लाइन है वो काफी डेंस है कंपैरिजन टू यहाँ के, और ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइन नहीं है। तो हम जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी डेंस होगी, फोर्स भी वहां पर ज्यादा होगा, मतलब माइनस क्यू की चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा कंपैरिजन टू दिस। अच्छा, इन वाले क्वेश्चनों में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कि हमारा लेफ्ट राइट नहीं पता चलता। तो मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं, आप अपना फेस फिगर की तरफ कर लें और जो आपका हाथ ये वाला राइट है तो ये वाला राइट कहलाएगा और ये वाला लेफ्ट। तो हमारा जो ये डायपोल किधर की तरफ मूव करेगा? माइनस क्यू चार्ज की वजह से इधर की तरफ। तो हमारा किधर की तरफ हो गया? लेफ्ट साइड। तो आंसर हो गया द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चों एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी एग्जांपल आ गया, चेक करते रहिए इन चीजों को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है उसको आप एक कॉपी में भी नोट करें ताकि आपको पेपर के समय रिवीजन में दिक्कत ना हो। कह रहा अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि एक आइसोलेटेड एक चार्ज है, कैसा है भाई? पॉजिटिव ही है, जो कि एक प्लेन शीट, ये मान लो बच्चों मैंने एक प्लेन शीट बना ली, इस प्लेन शीट से डी डिस्टेंस की दूरी पर मैंने इसको रख दिया। अब बच्चों कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज, और ये शीट कैसी है? प्लेन। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ठीक है ना? तो प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा किसका? कैपेसिटर का, उसकी शुरुआत ही यहीं से हो रही थी। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन किधर हो गए? अट्रैक्ट क्यू की तरफ। और उधर क्या बचा दूसरी तरफ? प्लस क्यू चार्ज। ये आ गया भाई प्लस प्लस चार्ज आ गए इसके। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? प्लस से बाहर की तरफ निकलती है। ये देखिए, ये यूं करके हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है जहां प्लेट के परपेंडिकुलर जा रही है? चलो देखते हैं। तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें बाद बाकी एक ये भी चीज आती है दैट इज रेडियली। रेडियली का आपका कोई मतलब नहीं है, ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जब आप गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं वहां पर आता है बच्चों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई कहानी हमारे को नहीं लगानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको सबसे पहले पढ़िए। बार बार कहता हूं, अगर आपको आता है तो पॉज करके वीडियो को अपने आप लगा के कोशिश कीजिए। अगला कह रहा है देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज। हमारे पास दो तरीके के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे हम पता कर सकें कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव? तो चार ऑप्शन दिए भैया। अमाउंट ऑफ चार्ज, बिल्कुल गलत। क्या हमें अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से बता सकते हो कौन सा पॉजिटिव? हमको दे रखा है 4 कूलम, क्या बताओगे? क्या ये प्लस है माइनस? साइन पे जो डिपेंड करेंगे। तो आंसर होगा पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज की मदद से हम बता सकते हैं कि आइदर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है अ मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। एक कंडक्टर को चार्ज करना है विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट कॉल्ड। अब बच्चों देखो, किसी भी चीज को चार्ज करने के तीन ही तरीके हैं। सबसे पहला है रबिंग, दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन। और आपको मैं याद दिला दूं, जो रबिंग मेथड है केवल इंसुलेटर के लिए वर्क किया जाता है, बाकी कंडक्शन और इंडक्शन हम कंडक्टर के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है? कंडक्टर दे रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन कोई मतलब नहीं, कोई करंट थोड़ी नहीं आ रहा। अगला मैग्नेटाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना नहीं है, कौन सा होना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि यहां पर चार्ज रुका हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा
इफ अगला क्वेश्चन है इफ सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर 0 ओवर द सरफेस, देन याद करो जरा, सोचो जरा, ये फॉर्मूला कहां मिला था? सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इनसाइड होता है। ये गॉस लॉ का हमारा फॉर्मूला है। इसमें ये पूछा है ये जीरो कब होगा, तो बच्चों जीरो तभी होगा जब क्यू इनसाइड ना हो, पहली बात। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, चलो ऑप्शन से ही पढ़ते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरली आउटसाइड द सरफेस, बिल्कुल सही बात। गॉस ने हमको 3 कहानी बताई थी कि कैसी भी इरेगुलर सरफेस बना लीजिए साहब, इसके अंदर चार्ज होगा तभी फ्लक्स बता पाऊंगा, अगर चार्ज मेरा बाहर बैठा है तो कोई फ्लक्स नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा है कि ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड, तभी कहानी जीरो की आएगी। अगला, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस। मतलब कोई भी चार्ज बाहर रख दो, इससे निकलने वाली जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं, तब भी हमारा कोई भी फ्लक्स नहीं निकल के आएगा। मतलब ऑप्शन हो गया हमारा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि यहां पर देखो 250 ग्राम दे रखा है, और अगर ये नहीं भी दे रखा हो तब भी आप कंसीडर करके 250 ग्राम ही लेके आएंगे। कह रहा है अ कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर इज। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक कप पानी में कितना ज्यादा चार्ज होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो दे रखा है समझ लो कि हमको कितना पानी दे रखा है, लेट 250 ग्राम कितना है, वाटर है। अच्छा, वाटर में अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 18 ग्राम के, ठीक है। और 1 ग्राम में 1 ग्राम की बात करूं तो एवोगाड्रो नंबर याद करो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 18 में कितने हो गए, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना, टोटल पानी दे रखा है 250 ग्राम, 18 का डिवाइड करो, एवोगाड्रो नंबर हमारा 0.2 इंटू 10 की पावर 23। और बच्चों पानी है, पानी का मतलब H2O, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 2 एक हमारा ऑक्सीजन का। तो इसमें याद रखना 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 ही प्रोटॉन होते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना, और एक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। जब इस सब की आप चटनी बनाओगे सॉल्व करके, तो आपके पास जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ए। चेक करके देखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि when the distance between the two charged particle is half, the coulomb force between them becomes। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपने किया होगा कि अगर F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो कह रहा है इसकी जो डिस्टेंस है इसको आधी कर दो। चलो कर देते हैं, तो R/2 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, ये कितना हो जाएगा 4, तो जो नया फोर्स होगा बच्चों 4 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्ज आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर। 2 चार्ज हैं, दोनों के बीच में जो दूरी है वो हमारी d है। कूलम फोर्स बिटवीन देम इज F, मतलब उनके बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स F है। इफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन देम, ये आप याद करना, वीडियो को शुरू में आप देखना, तीसरा या चौथा क्वेश्चन आया था जहां मैंने आपको एक कहानी बताई थी, F डैश बराबर F एयर। देखो दूसरा क्वेश्चन में लेके यानी इंपॉर्टेंट चीज है, मानी K जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा F की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका आंसर होगा बच्चों F अपॉन K। तो जो हमारा नया फोर्स होगा वो F/K हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर एट अ सेपरेशन R। 2 चार्ज हमारे पास Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज गिवन बाई, ये तो वही फॉर्मूला हो गया जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। द कांस्टेंट K डिपेंड्स अपॉन, जो कांस्टेंट K यानी K की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, तो बच्चों पहली तो इस बात पे डिपेंड करती है भाई, ओनली ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, ओनली ऑन द मीडियम बिटवीन द 2 चार्ज, इन दोनों बातों पर हमारी K की वैल्यू डिपेंड करती है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ऑन A एंड B।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचे हमारे आज के लिए। सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 3 चार्ज प्लस 4q q एंड q आर प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया, चलो जैसा कहता जा रहा है करते जा रहे हैं। तो पहला चार्ज मैंने लिख दिया प्लस के 4q, दूसरा चार्ज कह रहा है भैया एक q है, तीसरा चार्ज कह रहा है भैया स्मॉल q है। एक लाइन पे लगे हैं, आगे कह रहा है लेंथ l पॉइंट एट अ डिस्टेंस, माने जो हमारा पहला चार्ज है वो 0 जगह पर रखा, माने कौन से पॉइंट पे, 0 पे शुरुआत में। दूसरा वाला इससे l/2 की दूरी पर है, ओके। एंड तीसरा वाला यहां से, माने पूरी डिस्टेंस कितनी खा रहा है भाई, l ले रहा है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है भाई, व्हाट शुड बी q इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन q टू बी 0, मतलब q की वैल्यू क्या रखी जाए जिस पे लगने, q पर, स्मॉल q पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाए। कुछ नहीं करना, इसके बीच में एक फोर्स निकालो, इसके, एक सेकंड बेटा, इसके बीच में फोर्स निकालो और एक इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम, ठीक है। चलो तो मैं एक बार आपको निकाल के दिखाता हूं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे बनाया, एक 4q चार्ज था, एक q चार्ज था, एक स्मॉल q चार्ज था, इन दोनों के बीच की दूरी थी l/2 और इन दोनों के बीच की दूरी थी l, यानी ये तीनों एक ही लाइन पर रखे हैं, ठीक है। तो मैं पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकालता हूं, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालता हूं और दोनों को जोड़ के किसके बराबर रख दूंगा, 0 के बराबर। अगर आपको मालूम है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके और इसके बीच में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, k 4q दैट इज k 4q स्मॉल q अपॉन बीच की दूरी l² प्लस k क्या लगाएं, q बीच की दूरी कितनी है, l/2 का स्क्वायर बराबर 0। बच्चों जब सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि जो q है वो हमारा -q के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन हो गया हमारा ए बिल्कुल सही। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से समझिए। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, उसमें सारी लैंग्वेज दे रखी है, बस आपको पढ़ने की देर होती है और आंसर आपके हाथ में होता है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन फ्रॉम अ रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कितनी सिंपल सी बात है, यूं कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म वर्टिकली डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब, ठीक है साहब, हमने बना लिया। ये क्या है, वर्टिकल जा रहा है, यूनिफॉर्म है, ठीक। इसमें क्या रखा है, एक चार्ज रखा हुआ है, कौन सा चार्ज है हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे और वो नीचे की तरफ गिर रहा है बच्चों, ठीक है साहब। अब वो क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिवर्स। अब वो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट कर दो। तो भाई मैंने जैसा वो कह रहा है भाई माननी पड़ेगी, भाई बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो हर बात माननी पड़ेगी उसकी। तो हमने इसकी जो लाइन थी ऊपर जा रही थी नीचे कर दी। अब वो क्या कह रहा है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, उसका मैग्नीट्यूड मत बदलो, किसका, अगर यहां पर ई वेक्टर था तो यहां पर भी ई वेक्टर ही रखो, इसमें कोई चेंज नहीं करना, केवल डायरेक्शन बदल दो। अब प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल, अब पहले इलेक्ट्रॉन गिरा रहा था, अब वो किसको गिरा रहा है, प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को, इन थ्रो सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। कितनी ऊंचाई से गिरा रहा है, जैसे पहले ई को गिरा रहा था वैसे ही अब प्रोटॉन को भी नीचे गिरा रहा है। बहुत बढ़िया है। अब कह रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज, क्या होगा बच्चों। इसके लिए आप लोगों को एक चीज बहुत सिंपल तरीके से समझनी पड़ेगी, वो है, हम जानते हैं F बराबर होता है बच्चों ma, सब लोगों को मालूम है ये बात, बचपन से पढ़ते आए। एक F बराबर बच्चों होता है QE, सबको मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, दोनों ही फोर्स है, तो मेरा क्या होगा, F दोनों तरफ बराबर रखेंगे तो ma बराबर निकल के आएगा बच्चों QE। यहां से मैं क्या करूं, अपने काम की चीज निकाल लेता हूं, यहां से A की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्यों, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है और जब मूवमेंट हो रहा है तो निश्चित कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन हो ही रहा होगा। तो मैंने क्या किया, यहां से A निकाला तो A बराबर मेरे पास आ गया QE अपॉन M, इसको मैंने सजा के अपने पास रखा। अब देखो बच्चों,
क्या ये जो काम हो रहा है लीनियरली हो रहा है? चाहे ऊपर, ये देखिए ऊपर से गिर रहा है तो कैसी इक्वेशन लग रही है? लीनियर। अब हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशन होती है। पहली होती है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरी बराबर होती है h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो हमें पहले ये सोचना है यहाँ लीनियर वर्क हो रहा है और हमसे कहानी किसकी पूछी जा रही है? टाइम की पूछी जा रही है। तो टाइम भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो मैं लगाता हूं सेकंड इक्वेशन h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया बच्चों, कहानी खत्म होने वाली है। u इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में ही 0 दे रखी है, तो h बराबर बचता है मेरे पास हाफ ए टी स्क्वायर, और a की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी, तो मेरे पास बचता है h बराबर 1/2। लगाओ वैल्यू q e m और क्या हो गया टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां से मुझे t चाहिए, बाद बाकी सब उधर पहुंचाओ, तो क्या हो जाएगा 2mh अपॉन QE बराबर टी स्क्वायर, और t ही चाहिए तो केवल t रहने दो, अंडर रूट में पहुंचा दो किसको? 2 को, m को, h को, q को और e को। अब गौर से देखो इस इक्वेशन को जो मैंने अभी आपके सामने निकाल के दी है विद सॉल्यूशन, कि 2 कांस्टेंट नंबर है, h हाइट कांस्टेंट दे रखी है, q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उसने मैग्नीट्यूड नहीं बदला, क्वेश्चन में साफ दे रखा है। तो कौन की कहानी बदलेगी? दैट इज m। तो मैं क्या लिख सकता हूं? t प्रोपोर्शनल अंडर रूट m, माने m की वजह से हमारा टाइम क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। डेली के डेली ये इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और मैं आशा करता हूं कि ये आपके बोर्ड में आपके नंबर हाइक करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।